हेलो हेलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की पहली क्लास है आज, ठीक है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन होगा आपके पास कमेंट करने का, तो जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है, वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाते पढ़ाते जो भी आपका डाउट आएगा, जो भी आपको पूछना हो, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सारा पढ़ा दिया और लास्ट में आपको कोई डाउट बचे तो लास्ट में आप पूछेंगे, नहीं, आप बीच में डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। बस कोई फालतू की बातें ना करें, ठीक है, इधर उधर की बातें ना करें। जो आपका डाउट है, कंसर्न है, किसी भी तरीके का कुछ भी पूछना है, वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइव कमेंट करके। ओके, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, आज हमारी आज हमारी क्लास 1 है, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताकर मैं क्लास को स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी जो क्लास है डेली इसी टाइम पे हुआ करेगी, 9 बजे, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, डेली 9 बजे हुआ करेगी। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, व्हाट्सएप करके इंक्वायरी ले रहे थे कि सर ये 9 बजे क्या डेमो है, उसके बाद सर क्या टाइम रहेगा, क्या डेमो के लिए 9 बजे आपने टाइम बोला? नहीं, डेमो के लिए नहीं है, 9 बजे ही आपका टाइम रहेगा क्लास का, मॉर्निंग में 9 बजे, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। क्लास का टाइम आपका 9 बजे ही रहेगा मॉर्निंग में, ठीक है। डेली आपकी क्लास 9 बजे होगी। एकदम भाई, बिल्कुल। हम लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। यानी कि मैंने ये जो बैच है, ये सोचकर बनाया कि वो बच्चा जिसको बिल्कुल जो बिल्कुल मान लो जीरो है इंग्लिश में, जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो बच्चा भी पढ़ सके, वो बच्चा भी समझ सके इंग्लिश को, और जीरो से लेकर वो बच्चा भी हीरो बन सके। तो इस चीज को ध्यान में रखकर ही बैच मैंने बनाया ये वाला, ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करें क्लास को। अब आप सभी को क्या करना है, जब मैं क्लास स्टार्ट कर दूं ना, अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप सबको सिर्फ और सिर्फ क्लास पे ध्यान देना है। कोशिश ये करना कि जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, यानी कि जब मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो आप उस समय कमेंट ना करें। आप पहले उस चीज को समझ लें, फोकस करें, ध्यान दें, ठीक है, कंसंट्रेट करें। अगर आपका कंसंट्रेशन इधर उधर भटका, तो हो सकता है कि टॉपिक आपको समझ में ना आए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कंसंट्रेट करके ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक, मैंने कहा ना बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। रंजन कह रहे कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में, तो मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं आता है आपको, आप बिल्कुल शून्य हैं। शून्य से भी नीचे अगर कुछ हो सकता है, नील बटे सन्नाटा। अगर आप नील बटे सन्नाटा भी हैं, तो भाई ये बैच आप ही के लिए है। आप हिंदी मीडियम वाले हैं, ये बैच आप ही के लिए है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश आपने बहुत जगह से पढ़ा लेकिन आपको समझ ही नहीं आया, या आप पढ़ते हो लेकिन भूल जाते हो, तो ये बैच आप ही के लिए है। आज आपकी, देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस आप एक क्लास लो आज। आप एक क्लास लो। एक क्लास लेने के बाद आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हम सही जगह आए हैं या सही जगह नहीं आए हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें क्या ही बोलना। आप बस एक क्लास लो, आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग बिल्कुल थोड़ा सा पेशेंट होकर और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके आपको क्या करना है, क्लास को देखना है और सुनना है, ठीक है। आवाज सबको प्रॉपर आ रही है, एक बार कंफर्म कर दो। सबको आवाज प्रॉपर आ रही है मेरी, और सबको स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई इशू तो नहीं है, एक बार बता दो। मनोज कह रहे हैं सर मैं उड़ीसा से हूँ, उड़िया मीडियम से हूँ, तो इसलिए हिंदी कम समझता हूँ, धीरे धीरे समझ जाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, हर चीज का ध्यान रखा है, डोंट वरी। मैंने कहा ना, हर चीज का ध्यान रखा है, डोंट वरी। देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सुमित भाई, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो सीजल का एग्जाम आपका होने वाला है, मेरी पूरी कोशिश है कि उससे पहले मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूं, मेरी पूरी कोशिश है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज मुझे लगती है कि शुरू करना चाहिए, वो क्या है, समझा देता हूं भाई। देखो, इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज मुझे लगता है, देखो इंग्लिश को अगर मैं बात करूं सीजीएल के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या एसएससी के किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इंग्लिश को मैं टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, इंग्लिश को मैं टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। अगर मैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंग्लिश को डिवाइड करूं, तो इंग्लिश को मैं टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड करूंगा, ठीक है। बहुत आराम आराम से समझना। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वोकैब, और उसके बाद आता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है।
इंग्लिश में ये 3 चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप कोई सा भी एग्जाम देने जाओगे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, आप बैंकिंग का भी एग्जाम देने जाओगे या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हो, सीडीएस एनडी कोई भी एग्जाम देने जाते हो, वहां पर मेजरली ये 3 चीजें हैं, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, ग्रामर की बात करूं तो यहाँ से बहुत तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ से आपसे कॉमन एरर पूछा जाएगा। ठीक है, कॉमन एरर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको फिल द ब्लैंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्लैंक को फिल करना होता है आपको। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। वोकैब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वोकैब में आपसे एंटोनियम पूछा जाता है, आपको पता है, सिनोनियम पूछा जाता है। ठीक है, वन वर्ड पूछा जाता है, और आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछा जाता है। ठीक है, ये 4 चीजें आपके वोकैब में पूछी जाती हैं। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या रहता है? कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले तो आपका जो अनसीन पैसेज होता है, क्या होता है अनसीन पैसेज? ये स्कूल टाइम से आप करते आ रहे हो, स्कूल टाइम से ही आप स्कूल के एग्जाम्स में भी अनसीन पैसेज को करते आ रहे होगे। एक पैसेज आपको बेसिकली दिया जाता है, ठीक है, और उस पैसेज को पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन होते हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चन, उसको आपको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। ठीक है, आंसर बताना होता है पैसेज को ही पढ़कर। उसके बाद एक आपका इसके अंदर आता है पैराजंबल। पैराजंबल क्या होता है? पैराजंबल आपको पता है, जिसको हम पीक्यूआरएस भी कहते हैं, बहुत बच्चे पीक्यूआरएस, है ना, यानी कि एक सेंटेंस को जंबल करके दे दिया जाता है पीक्यूआरएस 4 पार्ट्स के अंदर, और आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैराजंबल। और तीसरा जो पूछता है आपसे, वो पूछता है आपसे क्लोज टेस्ट। क्या पूछता है आपसे? क्लोज टेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश के एग्जाम में एक्चुअली में क्या क्या पूछता है। ठीक है भाई, ऑल क्लियर? सर मुझे 50 में से 50 स्कोर करना है प्री में, मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो फिर तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत करवाऊंगा। ठीक है, अभी आज आपको इस क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर डेली आपके पास में होमवर्क आया करेगा, डेली आपके पास में टारगेट आया करेगा कि आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है, आपको ये वोकैब्स याद करने हैं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर उसी का जो डाउट है वो आप ग्रुप में ही मुझसे पूछेंगे। और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे आंसर्स मैं खुद करूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है, आपका कोई सीरियस डाउट, सीरियस कंसर्न या बड़ा डाउट होगा तो टाइप करना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं वॉइस नोट में आपको उसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है, तो उससे कंफर्म भी हो जाएगा कि हाँ मैं ही हूँ, क्योंकि ग्रुप के जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे पर्सनली मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं किसी और के ऊपर बच्चों को डिपेंड नहीं करवाना चाहता। तो सारे के सारे जो आपके डाउट्स है वो मैं ही लूंगा, छोटे से छोटा डाउट हो, बड़े से बड़ा डाउट हो, सारे डाउट्स आपके मैं ही लूंगा। ठीक है ना, तो इस क्लास के बाद में आपको ग्रुप में ऐड करवा दिया जाएगा, ऑलरेडी नंबर मैं सेंड कर चुका हूँ। जो ग्रुप में ऐड करेंगे आपको, तो वो एक एक करके आप सबको ऐड कर देंगे, बहुत सारे बच्चे हैं ना तो इसलिए समय लगता है, तो पहले वो नंबर्स को सेव करेंगे, आपको पता है पहले सेव करना होता है, उसके बाद आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, नहीं भाई मैं खुद कैसे ऐड कर दूंगा, इतना समय कहाँ है मेरे पास, मैंने किसी को दिए हैं कॉन्टेक्ट्स ऐड करने के लिए। ठीक है, तो वो पहले सबको सबके कॉन्टेक्ट्स को सेव कर रहे हैं, सेव करने में ही टाइम लगता है, उसके बाद वो आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो अब इधर देखो ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ भाई। देखो, इंग्लिश मैंने क्या बताया, मेजरली हम इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका ग्रामर, एक हो गया आपका वोकैब, और एक हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ग्रामर में अगर मैं पूछूं किस किस के बेस पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो कॉमन एरर के क्वेश्चन आते हैं, फिल द ब्लैंक के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। वोकैब में एंटोनियम, सिनोनियम, ओडब्ल्यूएस और इडियम। कॉम्प्रिहेंशन में अनसीन पैसेज, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट। ये मेजरली 3 चीजें। देखो, अगर आपने इसके ऊपर कमांड बना ली दोस्त, और अगर आपने इसके ऊपर कमांड बना ली, यानी कि अगर आपने ग्रामर को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, ठीक है, और अगर आपने वोकैब को अच्छे से याद कर लिया, जितना मैं आपको वोकैब याद करने के लिए बोलूंगा, तो ध्यान रखना इसको करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि पैसेज क्या है, पैसेज में 2 चीजों का ही खेल है, एक आपकी ग्रामर कितनी अच्छी है और एक आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। और जब आप ग्रामर को लगातार पढ़ोगे, और लगातार जब मैं आपको रीडिंग वाला होमवर्क दूंगा, डेली मैं आपको टारगेट दूंगा कि आपको ये रीड करना है, ये रीड करना है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अपने आप डेवलप होती जाएगी। तो पैसेज के अंदर, पैराजंबल के अंदर कहीं ना कहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग का भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वहां से डेवलप करनी है। मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास की, मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ग्रामर से। ठीक है, अभी ग्रामर से शुरुआत करने जा रहा हूँ, और कुछ दिन के अंदर मैं साथ साथ में वोकैब की क्लास भी आपको कराऊंगा। पहले ग्रामर, उसके बाद ग्रामर भी चलता रहेगा, और साथ साथ में एक अलग टाइम पे वोकैब भी चलेगा आपका। ठीक है, इसलिए करेंगे ताकि चीजें जल्दी हम कर सकें, चीजें जल्दी हो सकें। ऑल क्लियर? समझ में आ गया भाई? चलो तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर से। ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। ग्रामर में सबसे पहले अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की,
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही अपने कितने टॉपिक्स होते हैं? 8 टॉपिक्स होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं टोटल। उसके बाद फिर टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। और भी ऐसे कई सारे जो है आपके टॉपिक्स हैं ग्रामर के अंदर जो आते हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको सीक्वेंस में कराने वाला हूँ। और साथ साथ में मैं आपको क्लास के अंदर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और क्लास के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, एप्लीकेशन पर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पीडीएफ में क्या होगा, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे। जैसे मान लो मैंने आपको नाउन करवा दिया, तो नाउन की प्रैक्टिस पीडीएफ में नाउन के लगभग 100, 150 या 200 क्वेश्चंस होंगे, और वो सारे क्वेश्चन जो होंगे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस होंगे, और जब सबसे नीचे जाओगे पीडीएफ में, तो वहां पर आपको मिलेगी आंसर की। आंसर की का मतलब क्या होता है? आंसर की का मतलब जैसे फर्स्ट का आंसर ए है, सेकंड का आंसर बी है, थर्ड का आंसर सी है, आंसर की। और जब उसके नीचे जाओगे तो उसके नीचे आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर ए है तो क्यों है, एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने हर एक चीज को, हर एक क्वेश्चन को। तो इस पीडीएफ से आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है रिवाइज हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस को करोगे प्रैक्टिस, और नीचे से जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे, ठीक है भाई। जो आप वोकैब याद करने के लिए देंगे क्या वो इनफ है? अगर आपने उतना कर लिया तो मोर देन इनफ है। जो वोकैब मैं आपको याद करने के लिए दूंगा, अगर आप वो याद कर लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कोई वोकैब याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये डाउट था आपका मनीष, मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया। सब कुछ आपको समझ में आ गया? अभी सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैं क्या और कैसे करवाने वाला हूं, ताकि आपके मन में किसी तरह का डाउट ना रहे। क्योंकि क्लास के बीच में फिर बच्चे बहुत बार पूछते हैं कि सर आप क्या कराने वाले हैं, सर आप कैसे कराने वाले हैं, सर क्या प्रैक्टिस की पीडीएफ देंगे? तो सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया कि मैं क्या क्या कैसे कैसे कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया कि ग्रामर के टॉपिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलो सबसे पहले समझो कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो इधर, एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस है ये आपके सामने जो लिखा है, अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना। एक सेंटेंस है आपके सामने, इसको मैं स्पीच भी कह सकता हूँ। इस सेंटेंस को मैं स्पीच भी कह सकता हूँ। स्पीच का मतलब वही होता है, एक स्टेटमेंट। स्पीच का मतलब बेसिकली क्या है? एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक स्पीच है, एक क्या है? ये स्पीच है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्पीच है कई सारे वर्ड्स से मिलाकर बना है। ये जो स्पीच है, ये जो स्पीच या सेंटेंस है, ठीक है, ये कई सारे वर्ड्स से मिलाकर बना है, हाँ कि ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, देखो अमन एक वर्ड हो गया, हैज एक वर्ड हो गया, बॉट एक वर्ड हो गया, दिस एक वर्ड हो गया, कार एक वर्ड हो गया, फोर एक वर्ड हो गया, कल्पना एक वर्ड हो गया। तो कोई भी सेंटेंस अगर आपके सामने आए या कोई भी स्पीच अगर आपके सामने आए तो उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो कहने के लिए तो ये वर्ड्स हैं, अगर एक नॉर्मल टर्म में समझोगे तो क्या है, देखो वर्ड क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप होता है। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर टोटल 26 लेटर्स होते हैं हमारे पास, है ना। तो उनमें से किसी 2, 3, 4, 5 लेटर को उठाकर जब आप जोड़ दो, उसकी एक मीनिंग बन जाए, उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे देखो, गुड एक वर्ड है, बैड एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है, हाँ कि ना। तो वर्ड का मतलब क्या होता है? लेटर्स का ग्रुप जिसकी एक मीनिंग हो। तो कहने के लिए तो सारे के सारे एक वर्ड है, ये भी 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 और ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्रामर की टर्म में आपसे पूछूं, अगर मैं ग्रामर की टर्म में आपसे पूछूं, इन वर्ड को अगर मैं अलग अलग क्लासिफाई करूं, अगर सबको मैं वर्ड कह रहा हूं तो सबको मैं एक ही कैटेगरी में डाल दे रहा हूं कि सारे वर्ड्स हैं। लेकिन मेरे को इनको क्लासिफाई करना है। मेरे को ये जानना है कि ये जो वर्ड है ग्रामर की टर्म में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना दोस्त, देखो ये बहुत जरूरी चीज है। जब तक आपको एक सेंटेंस को पढ़कर ये नहीं पता चल पाएगा कि इसके अंदर एडजेक्टिव कौन है, इसके अंदर एडवर्ब कौन है, इसके अंदर वर्ब कौन है, जब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा, तब तक आप कितना भी कोशिश कर लो, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए आपको एक सेंटेंस को पढ़कर कम से कम ये तो पता लगाना आना ही चाहिए कि इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इनमें से कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक अलग फंक्शन होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि अमन क्या है, हैज क्या है, बॉट क्या है, तो अमन जो है किसी का नाम है, अमन जो है किसी का नाम है, और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी कि इसका फंक्शन क्या है कि ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अमन को मैं क्या बोलूंगा? अमन को मैं बोलूंगा कि अमन एक नाउन है। अमन एक क्या है? नाउन है।
अभी आगे पढ़ाऊंगा कि नाउन क्यों है, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि अमन को अगर मैं ग्रामर की टर्म में अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं बाकियों से, तो अमन को मैं क्या बोलूंगा, अमन एक नाउन है। अमन एक क्या है, नाउन है। ठीक है। अगर मैं बोलूं हैज क्या है, तो हैज यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि वर्ब तो है लेकिन मेन वर्ब का काम ना करके हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है। बॉट क्या है, बॉट यहाँ पर मेन वर्ब है, बॉट यहाँ पर आपका क्या है, मेन वर्ब है। ये दिस क्या है, दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है। कार यहाँ पर क्या है, नाउन है। फोर यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। ठीक है। और कल्पना यहाँ पर क्या है, फिर से नाउन है। तो आपने क्या देखा कि ग्रामर की टर्म में हर वर्ड को मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं। जैसे अमन और कल्पना दोनों के दोनों नाम है, तो दोनों को मैंने क्या बोला, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है। बॉट जो है ये अमन के काम को दिखा रहा है, तो जो किसी के काम को दिखाए उसको हम वर्ब कहते हैं, तो यहाँ पर ये वर्ब हो गया। दिस क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, कार को, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, जब आप एक स्पीच लिखते हो, तो उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका अपना कुछ एक महत्व होता है, अपनी एक मीनिंग होती है, अपना एक फंक्शन होता है हर एक वर्ड का। और उन वर्ड्स को हम क्लासिफाई करेंगे, ग्रामर की टर्म में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो जितनी कैटेगरीज में आप क्लासिफाई करोगे, उन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि एक स्पीच के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, एक स्पीच के टोटल कितने पार्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो टोटल एक स्पीच में 8 पार्ट्स हो सकते हैं। टोटल एक स्पीच में या एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, 8 पार्ट्स हो सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्पीच के अंदर या हर सेंटेंस के अंदर 8 के 8 आ जाए। मैं केवल 2 पार्ट ऑफ स्पीच को यूज करके एक सेंटेंस बना सकता हूं। मैं 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करके मैं एक सेंटेंस बना सकता हूं। ऐसे 4 को यूज करके भी बना सकता हूं, 5 को यूज करके भी बना सकता हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी एक सेंटेंस हो उसके अंदर सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, नहीं। मेरे पास 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 3 भी हैं, 4 भी, तो भी एक सेंटेंस में बना सकता हूं। इतनी सी बात आप समझ गए। अभी जो मैंने बताया ये कितनों को समझ में आया, एक बार कंफर्म करो जल्दी से, उसके बाद फिर मैं डेफिनेशन वगैरह पे पढ़ूं। अभी मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कितनों को समझ में आया, एक बार कंफर्म करो जल्दी से, जल्दी। क्लियर, यस सर, समझे, यस सर। कहीं पर भी कोई डाउट हो, समझ आया सर, ठीक है, कहीं पर भी डाउट हो तो भाई पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया सर, समझ आया सर, बहुत बढ़िया। किसी का भी कहीं पर डाउट हो तो पूछ लेना आराम से, निश्चिंत होके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए देखो, डेफिनेशन देखो, द पार्ट ऑफ स्पीच, द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स, पार्ट ऑफ स्पीच हमें ये दिखाता है कि हाउ अ वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन अ सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्या दिखाता है कि हाउ अ वर्ड फंक्शंस, कि एक वर्ड जो है ना वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है। जैसे आपने यही वाला एग्जांपल देना, जैसे आपने यही वाला एग्जांपल देखा अभी, आपने देखा इसके अंदर जो अमन नाम का वर्ड है ये फंक्शन कैसे कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस के अंदर ये क्या काम कर रहा है, ये कैसे फंक्शन कर रहा है, इसकी क्या भूमिका है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने लिखा है अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना, यानी कि अमन ने ये जो कार है कल्पना के लिए खरीदी है। यानी कि अमन जो है ना सर यहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति है, और जो काम करने वाला व्यक्ति होता है ना उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वर्ड है कैसे फंक्शन कर रहा है, तो ये एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। ठीक है। यार ब्रिजेश कैसे, मतलब ये कैसा कमेंट किया आपने कि सर पेपर अप्रोच से पढ़ाना ताकि किसी और के पास ना पढ़ना पड़े। एक बात बताओ, अगर आपको किसी और के पास पढ़ना ही होता तो क्या आप मेरे पास आते, आप मेरे पास आए हो तो कुछ ना कुछ तो देख कर आए हो दोस्त। कोई बच्चा ऐसे ही तो पेड बैच नहीं ले लेता है ना। कोई बच्चा पेड बैच अगर लेता तो ऐसे तो नहीं लेता है, वो पहले जांच पड़ताल करता है, यूट्यूब पे जाके उसकी क्लास देखता है या 2 4 लोगों से उसके बारे में पूछता है, तब जाके उसकी क्लास लेता है। तो आप मेरी क्लास में आए हो तो कुछ ना कुछ तो सोच कर आए होगे ना। तो इन सारी बातों का तो अब सवाल ही खड़ा नहीं होता कि सर अप्रोच से पढ़ाना, वो तो जाहिर सी बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पेपर अप्रोच से ही पढ़ाऊंगा। मेरा मेरा एम क्या है, आप लोगों से पेपर क्वालिफाई करवाना, आप लोगों को सेलेक्ट करवाना। भाई आप लोगों को सेलेक्ट करवाऊंगा तभी ना मेरा नाम और आगे जाएगा। देखो टू बी प्रैक्टिकल, आप लोग सेलेक्ट होगे तब मेरा नाम आगे जाएगा, आप लोग मेरा नाम आगे लेके जाएंगे, आप लोग और लोगों को रेकमेंड करेंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो मैं ऐसा क्यों करूंगा कि मैं पेपर अप्रोच से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक बात बताओ।
इतने बच्चे जो आए हैं बैच में, जो आपको आपको तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर, ये क्यों आए हैं? ये इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पार्ट ऑफ स्पीच हमें क्या बताता है कि कोई भी जो वर्ड है वो एक सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन करता है और उसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे अमन जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह। ऐसे यहाँ पर जो बॉट है, यहाँ पर वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर किसको दिखा रहा है? सब्जेक्ट के काम को दिखा रहा है, यानी कि ये काम को करने वाला है और ये उसी के द्वारा किया गया काम है। और काम जो हुआ है वो किस चीज पर हुआ है? वो इस चीज पर हुआ, कार पर। यानी कि अमन ने खरीदी है, क्या खरीदी है? कार। अमन ने खरीदी है, क्या खरीदी है? कार। यानी कि इसने जो है ना काम को रिसीव किया है, इसने काम को किया है और इसने काम को रिसीव किया है। तो यहाँ पर जो कार है ये बेसिकली क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। क्या आपका ऑब्जेक्ट है? जो काम को रिसीव करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और फोर कल्पना, ये फोर क्या है? प्रपोजिशन है। और कल्पना क्या है? इसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कल्पना जो है काम करने वाली तो नहीं है, कल्पना जो है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या देखा कि हर वर्ड की अपनी एक अलग मीनिंग तो है ही। अमन की एक अलग मीनिंग, अमन किसी का नाम है। हैज का एक अलग मीनिंग है, ठीक है। बॉट का एक अलग मीनिंग है, बाय का मतलब खरीदना होता है, तो एक अलग मीनिंग है। अमन की अलग है और खरीदने की मीनिंग अलग है। ऐसी कार की मीनिंग अलग है, कार का मतलब गाड़ी होता है। और कल्पना की मीनिंग अलग है, कल्पना किसी का नाम है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि हर वर्ड का एक अलग फंक्शन होता है और एक अलग मीनिंग होती है। तो उसी को हम क्लासिफाई कर देते हैं अलग अलग कैटेगरी में, और उन्हीं कैटेगरीज को हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। वही लिखा है देखो, इंडिकेट्स हाउ अ वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली, कि मीनिंग में उसका क्या मतलब है और ग्रामर के परस्पेक्टिव से उसका क्या महत्व है, ठीक है। ये दिखाता है मैं पार्ट ऑफ स्पीच। या फिर कह सकते हैं अ क्लास ऑफ वर्ड्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ आइडियाज दे एक्सप्रेस। मतलब इन एक कुछ वर्ड्स होते हैं, अ क्लास ऑफ वर्ड्स आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ आइडियाज दे एक्सप्रेस। मतलब जब हम उनको क्या कर देते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ आइडियाज दे एक्सप्रेस। मतलब हर वर्ड जो होता है ना एक अलग आइडिया को एक्सप्रेस करता है। अभी मैंने आपको वही बात बताई, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जितने भी वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, सभी के सभी जो वर्ड्स हैं किसी ना किसी अलग अलग आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं। कोई सब्जेक्ट को दिखा रहा होगा, कोई इसके द्वारा किए गए काम को दिखा रहा होगा, कोई ऑब्जेक्ट को दिखा रहा होगा, अलग अलग आइडियाज को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं? उनको क्लासिफाई कर देते हैं कि भैया जो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं उनको इस कैटेगरी में डाल दो, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का काम कर सकते हैं यानी कि काम को दर्शा सकते हैं उनको इस वाली कैटेगरी में डाल दो, जो ऑब्जेक्ट का काम कर सकते हैं उनको इस वाली कैटेगरी में डाल दो। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। किसके बेस पर बनाई गई है कैटेगरीज? जिन आइडियाज को वो क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, उसके बेस पे बनाई गई है। एंड द वे दे वर्क इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जिस तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उसी के बेस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है भैया? 8, ठीक है, ये ध्यान रखना। 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब अभी आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूँ? इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। और जब ये क्लास हो जाएगी, जब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, उसके बाद फिर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को उठाऊंगा मैं। जैसे नाउन को उठाऊंगा, नाउन को पूरा खत्म कराऊंगा 4-5 क्लासेस में। फिर प्रोनाउन को उठाऊंगा, प्रोनाउन को खत्म कराऊंगा 3-4 क्लासेस में। ऐसे करके हम करेंगे। अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, कम से कम आपको एक बेसिक आइडिया हो। मैं आगे कोई भी सेंटेंस अगर लिखूं तो उसके अंदर कम से कम आप ये बता सको कि हाँ सर ये नाउन है, हाँ सर ये एडजेक्टिव है, हाँ सर ये प्रोनाउन है। जैसे मैंने यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा था अभी, ये जो था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कैसे फटाफट से बता पाया कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है? मैं कैसे बता पाया? ठीक है, ऐसे ही आपको भी बताना है। अगर मैं कोई भी सेंटेंस लिखूं तो आपको फटाफट से बता देना है कि इसके अंदर कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। किसकी बात करते हैं भाई? नाउन की। नाउन क्या होता है? आप सब ने अनगिनत बार नाउन को पढ़ा होगा, बचपन से लेकर स्कूल टाइम से लेकर अब तक आप लोगों ने बहुत बार नाउन के बारे में पढ़ा होगा कि नाउन क्या है। आप सब ने पढ़ा होगा, हिंदी हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे उन्होंने ऐसे पढ़ा होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यही पढ़ा होगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए ईजी कर देता हूँ। आपके लिए थोड़ा सा मैं इसे क्या कर देता हूँ? ईजी कर देता हूँ, ठीक है। आप एक काम करो, आप जिस रूम में बैठे हो या जहां पर भी आप बैठे हो,
आप कहीं भी बैठे हो, रूम में बैठकर क्लास ले रहे हो, छत पे बैठ के क्लास ले रहे हो, या कहीं पर भी क्लास ले रहे हो, आप एक बस काम करो, अपने आसपास बस नजर घुमाओ एक बार, ऐसे करके भी नजर घुमा लेना, जो आपके हाथ में फोन, जो आपके हाथ में यंत्र है ना, यंत्र, उसकी तरफ भी नजर घुमा लेना, वो भी देखो। और आपके आसपास में देखो आपको कितनी चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप एक रूम में हो तो आपको एक पंखा दिखाई दे रहा होगा, आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, आपको अलमारी दिखाई दे रही होगी, आपको बेड दिखाई दे रहा होगा, आपको तकिया दिखाई दे रहा होगा, आपको चादर दिखाई दे रही होगी, आपको कंबल दिखाई दे रहा होगा, आपको अपने हाथ दिखाई दे रहे होंगे, आपको अपना पेन दिखाई दे रहा होगा, अपनी नोटबुक दिखाई दे रही होगी। यानी कि दुनिया में अनगिनत चीजें हैं, हाँ कि ना? दुनिया में अनगिनत चीजें हैं। अब अगर अनगिनत चीजें हैं तो क्या जरूरी नहीं है कि उनका एक नाम हो? हर चीज का अलग अलग नाम होना जरूरी है? अगर मान लो दुनिया में सभी चीजों का एक ही नाम होता, हम दुनिया में सभी चीजों को हेलमेट कहते हैं मान लो, या दुनिया में सभी चीजों को पेन कहते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम आती है हम लोगों को, बताओ। हम लोग बस में जाते कंडक्टर को क्या बोलते? अब देखो कंडक्टर, कंडक्टर को भी हेलमेट बोलना पड़ता है फिर हमें, क्योंकि कंडक्टर भी तो एक नाम ही हुआ ना, किसी पद का, किसी पोस्ट का नाम ही तो हुआ। तो हमें कंडक्टर को भी हेलमेट बोलना पड़ता। हम क्या बोलते कि हेलमेट जी एक हेलमेट दे दीजिए, यानी कि कंडक्टर जी एक टिकट दे दीजिए। तो हम क्या बोलते हैं? हेलमेट जी एक हेलमेट दे दीजिए, मुझे हेलमेट जाना है। जैसे राजीव नगर जाना है तो क्या बोलते हैं? मुझे हेलमेट जाना है। तो इसीलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा नोमेनक्लेचर, आपने एक टर्म सुना होगा नोमेनक्लेचर, ठीक है? ग्रीक के जो लोग हैं वो इसको यूज करते थे नोमेनक्लेचर। एक वर्ड है नोमेन, याद रखना, ग्रीक वर्ड है नोमेन, एक ग्रीक वर्ड है नोमेन। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। नोमेन का मतलब क्या होता है? नेम। और इसी से आपके इंग्लिश में एक वर्ड बनता है नोमेनक्लेचर। आपके एग्जाम में आ चुका है वर्ड ये कई बार, कि किसी भी चीज का नाम कैसे रखा जाए, किसी भी चीज का नाम कैसे रखा जाए। नाम रखने का एक तरीका होता है ना, एक पद्धति होती है, एक मेथड होता है। ऐसे तो नहीं किसी भी चीज का नाम रख दिया जाता। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर हम किसी भी चीज का नाम रखते हैं तो सोच समझ कर रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी भी चीज का नाम कुछ भी रख दिया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोच समझ के रखा जाता है। अब जैसे ये स्पेक्टिकल्स हैं, इनको स्पेक्टिकल्स क्यों कहा जाता है? सोचने वाली बात है, स्पेक्टिकल्स क्यों कहा जाता है? इनको कुछ और भी तो कह सकते थे। स्पेक्टिकल्स क्यों कहा जाता है? सोच समझ के रखा गया है। मेरी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो हर चीज का जो नाम है वो सोच समझ कर रखा गया है। तो यही जो नाम रखने की पद्धति होती है, ये जो नाम रखने का मेथड होता है, इसी को इंग्लिश में अगर एक वर्ड में दर्शाना हो तो क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, CLATURE, ठीक है? किसी भी चीज का नाम निर्धारित करने का जो मेथड होता है, जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर। और नोमेन का मतलब क्या होता है? नाम। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। तो नोमेन से ही क्या निकला है? नाउन। नोमेन से ही आपका क्या निकला? नाउन। नोमेन से ही आपका जो वर्ड है नाउन ये निकला है। अब एक बात बताओ, अगर नोमेन का मतलब नेम है तो नाउन का मतलब भी तो नेम हुआ, हाँ कि ना? और मैंने अभी आपको एग्जांपल देके कितना अच्छा बताया, ठीक है? कि आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, आप उन सबको देखो, और उन सबको आप एक अलग नाम से पुकारोगे, उन सबको आप एक अलग नाम से आइडेंटिफाई करोगे। आपके हाथ में जो, उसे आप पेन बोलोगे, आप जिस पे लिख रहे हो उसे आप नोटबुक बोलोगे, आप जिस पे क्लास देख रहे हो उसे आप मोबाइल फोन बोलोगे। तो हर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग टर्म है, ठीक है? मोहित कुमार कह रहे हैं सर आपकी वीडियो रुक गई है। और किसी को रुकती हुई दिखाई दे रही है क्या वीडियो भाई? और किसी को वीडियो रुकी हुई दिखाई दे रही है क्या? या मोहित के फोन में प्रॉब्लम है? नहीं रुक रही वीडियो, यानी कि मोहित आपके फोन में प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, चेक कीजिए। हाँ, तो हम ये बता रहे हैं आपको कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, आप उन सबको देखोगे, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अलग अलग, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली शब्द आ जाएगा, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली शब्द आ जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, मैं आपसे पूछूं क्या है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? आप इसको बस तो नहीं बोलोगे, कार तो नहीं बोलोगे, आप इसे पेन बोलोगे। ये क्या है? मैं आपसे पूछूं ये क्या है, आप बोलोगे सर ये वॉच है। इसको आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? वॉच के नाम से आइडेंटिफाई किया, ठीक है? मैं आपसे बोलूं ये क्या है, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये हेलमेट है, इसको आपने एक अलग नाम से आइडेंटिफाई किया। समझ में आ रहा है? या फिर मैं आपसे बोलूं ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कॉइन है, आपने इसको अलग नाम से आइडेंटिफाई किया। तो दुनिया में लाखों करोड़ों चीजें हैं भाई, अनगिनत चीजें हैं, लाखों करोड़ों के अनगिनत चीजें हैं। हर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग टर्म होना चाहिए ना। अगर सबको एक ही टर्म में आइडेंटिफाई करते तो इंसान को भी वही टर्म, चीजों को भी वही टर्म, इंसान की फीलिंग्स को भी वही टर्म, जगह को भी वही टर्म, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता।
इसलिए नाम बहुत जरूरी है, नाम बहुत क्या है, जरूरी है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती हैं और नहीं दिखाई देती हैं, अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको चीजें दिखाई, मैंने आपको पेन दिखाया, मैंने आपको हेलमेट दिखाया, मैंने आपको कोइन दिखाया, ये आपको दिख रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, जो चीजें दिखाई नहीं देती, केवल हम फील करते हैं। क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि यार इस इंसान के अंदर कितनी ईमानदारी है, कई बार बोलते हैं इस इंसान के अंदर कितनी ईमानदारी है। ईमानदारी आपने सोचा कि है क्या असल में, ईमानदारी क्या है? देखो एक इंसान है जो किसी तरह का गलत काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अपने उसूल को लेकर या फिर अपने धंधे को लेकर, व्यवसाय को लेकर बिल्कुल क्या है, क्लियर है। मतलब किसी का 5 रुपए अगर उसके पास निकल रहा तो 5 रुपए दे देगा, किसी का एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेगा। तो इसी को तो हम बोलते हैं कि भैया उसके अंदर ईमानदारी है। या फिर इसी को उल्टा बोल लो, उसके अंदर बेईमानी नहीं है। तो ये जो आपने बोला ईमानदारी और बेईमानी, ये क्या है? क्या ये कोई देखी जाने वाली चीजें हैं? क्या ये कोई टच करने वाली चीजें हैं? जैसे पेन को टच कर सकते हैं, हेलमेट को टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या बेईमानी, ईमानदारी, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हम देख सकें? नहीं देख सकते। ये जो है ना, किसी इंसान की क्वालिटी का नाम है। इंसान के अंदर बहुत तरह की क्वालिटी होती है, और हर क्वालिटी को दिखाने के लिए एक अलग टर्म होना चाहिए। भाई क्वालिटी कई तरीके की होती है ना, ईमानदारी एक क्वालिटी है, बेईमानी एक क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी है लेकिन है तो सही। ईमानदारी क्वालिटी है, बेईमानी क्वालिटी है, चालाकी क्वालिटी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारी क्वालिटीज एक इंसान के अंदर होती है। तो हर क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो अगर आइडेंटिफाई करने के लिए शब्द है, इसका मतलब वो नाउन है। मैंने यही तो बताया कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप शब्द यूज करते हो, उसी शब्द को नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपने देखा ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? उस व्यक्ति के अंदर एक क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक शब्द दे दिया ईमानदारी, तो ईमानदारी इज अ नाउन। ऐसे मैंने बोला बेईमानी, तो बेईमानी इज अ नाउन। ऐसे मैंने बोला चालाकी, तो चालाकी इज अ नाउन। समझ में आ रहा है? ऐसे इंसान के अंदर कई तरह के इमोशन होते हैं। इंसान के अंदर कई तरह के अभी आपने क्वालिटी के बारे में सुना, इंसान के अंदर कई तरह के इमोशन होते हैं। जैसे गुस्सा, मैं बोलूँ कि यार उसके अंदर बहुत गुस्सा है, मैं बोलूँ कितना गुस्सा है, सामने से बोल रहा 5 किलो। क्या गुस्सा कोई ऐसी चीज है जिसको हम तोल सकते हैं या जिसको हम देख सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। तो गुस्सा क्या हो सकता है? गुस्सा एक इंसान का इमोशन हो सकता है, और इंसान के इमोशंस कई तरीके के होते हैं। तो जो चीज कई तरीके की है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक टर्म चाहिए, एक शब्द चाहिए। तो जैसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए टर्म की बात करूं, वैसे आप समझ जाना मैं नाउन की बात कर रहा हूं। तो अगर इंसान के अंदर कई तरह के इमोशन है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, ठीक है, कई तरह के इमोशन होते हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग शब्द यूज कर रहा हूं ना मैं, गुस्सा, प्यार, नफरत। तो ये सब क्या है? इमोशंस के नाम ही तो हैं। इमोशंस के नाम ही तो हैं। तो ये सब भी क्या है? नाउन है। लव हो गया, हेट हो गया, डिसगस्ट हो गया, एंगर हो गया, हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके नाउन है। ये सब क्या है? आपके नाउन है। ऑल क्लियर? क्या आपको, अभी देखो अभी मैं यहां पर गया ही नहीं हूं, अभी सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया कि नाउन क्या है। क्या आपको अभी तक का जो मैंने समझाया नाउन, वो समझ में आया? बताओ। अभी तक जो मैंने समझाया, क्या आपको समझ में आया? हाँ कि ना? समझ में आया? समझ में आया? अच्छे से आया? हाँ, अच्छे से समझ में आया सभी को? शुरू में हम लोग थोड़ा सा स्लो स्लो कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका बेस जो है ना, वो स्ट्रांग हो। ज्यादा हमें एडवांस की ओर अभी जाना नहीं है, ठीक है? क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूँ, मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूँ, आपको ये बताना कि वो नाउन है कि नहीं है। आप कैसे पता लगाओगे? ठीक है, मजा आया सर। ब्रिजेश बहुत परेशान हो यार, तुम कैसी, क्या यार नेगेटिव बातें कर रहे हो यार ब्रिजेश, सुबह सुबह बताओ। ब्रिजेश कह रहा है, सर समझ में तो आता है लेकिन भूल जाते हैं। अरे मेरी क्लास में तो अभी आए हो ना, आप अभी से पहले कहाँ पढ़ते थे भूल जाओ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं पढ़ा, अब आपको लगता है कि जो अभी मैंने आपको नाउन के बारे में समझाया, जिस तरीके से मैंने आपको नाउन समझाया, क्या आपको लगता है कि कभी जिंदगी में आप उसको भूलोगे? बताओ। फिर आशीष कह रहे मजा आया, तो मजे लो भाई, पढ़ाई करते करते मजे भी लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर 3 4 शब्द लिख रहा हूँ, आपको बस ये बताना है, एक एक करके लिखूंगा, आप अपना आंसर देना। मैं एक शब्द लिखूंगा और आपको बताना है कि वो नाउन है कि नहीं है। कैसे पता लगाओगे? ठीक है,
कैसे पता लगाओगे? मैं यहाँ पर एक शब्द लिखूंगा और आपको बताना कि वो नाउन है कि नहीं। कैसे पता लगाओगे? आप ऐसे पता लगाओगे कि क्या ये शब्द जो है, क्या ये किसी के नाम को दर्शाता है? क्या इस शब्द को मैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकता हूं? किसी शब्द को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्या है? पेन। तो पेन क्या है? नाउन है। तो जो शब्द किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं वो नाउन है। तो आपको ऐसे पता लगाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि वो नाउन है या नहीं है। एक एक करके लिखूंगा, आपको फटाफट से आंसर देना है, ठीक है? लिखूं? चलो, पहला शब्द है आपके सामने रिंग। बताओ, रिंग जो है नाउन है कि नहीं है? रिंग का मतलब अंगूठी होता है, नाउन है कि नहीं है? सबका आंसर आ रहा है कि सर नाउन है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक ऐसा शब्द है ये जिसको मैं यूज कर सकता हूँ किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मान लो उंगली में मैंने पहना हुआ है और किसी ने मुझसे पूछा भाई ये क्या है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या बोला कि ये रिंग है। तो रिंग शब्द को मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया है, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है? अच्छा, ध्यान से देखना। मैंने लिखा गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, गोल्ड रिंग। अब इसमें से कौन सा नाउन है? क्या क्या दोनों नाउन है या कोई एक नाउन है? अब दोनों को मिलाकर मैंने एक टर्म यहाँ पर मैंने यूज किया, गोल्ड रिंग। अभी बताओ मुझे कि अभी रिंग नाउन है या नहीं है, और क्या जो गोल्ड लिखा है मैंने साथ में, क्या वो भी नाउन है या नहीं है? बताओ। चलो, मुझे यही पता करना था कि आप सबका बेस जो है ना बहुत गड़बड़ाया हुआ है। मुझे यही पता करना था कि आप लोगों का बेस जो है बहुत गड़बड़ है, यानी कि मुझे आप लोगों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। मुझे पता करना था कि आप लोगों का बेस सही है या नहीं है। आप लोगों का बेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पता नहीं आप लोग कहाँ पढ़ते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपका बेस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, अगर मैं गोल्ड को अलग से लिखूं, एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं अलग से लिखूं गोल्ड और अलग से लिखूं रिंग, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं अलग से लिखूं गोल्ड और अगर मैं अलग से लिखूं रिंग, तो गोल्ड अपने आप में एक नाउन है, रिंग भी अपने आप में एक नाउन है, नो डाउट। क्योंकि गोल्ड भी किसी चीज का नाम है, किसी मेटल का नाम है, ठीक है? गोल्ड जो है ये किसी मेटल का नाम ही तो है। मेटल दुनिया में बहुत तरीके के हैं, हाँ कि ना? तो किसी मेटल का नाम ही तो है गोल्ड। तो नाम है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं गोल्ड बोल के, तो इसका मतलब नाउन है। रिंग तो मैंने बता दिया नाउन है। जब गोल्ड रिंग को मैंने एक साथ लिखा, जब मैंने गोल्ड रिंग को एक साथ लिखा, तो एक बात बताओ, गोल्ड रिंग का क्या मतलब है? सोने की अंगूठी। बात को ध्यान से समझो, गोल्ड रिंग का क्या मतलब है? सोने की अंगूठी। तो क्या यहाँ पर गोल्ड और रिंग दो अलग अलग चीजें रखी हुई हैं? थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई ये मेरी गोल्ड रिंग है, ये मेरी क्या है? गोल्ड रिंग है। आप मुझे बताओ यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं क्या? क्या गोल्ड अलग है और रिंग अलग है क्या? पहले आप मुझे इतना बताओ कि क्या गोल्ड अलग रखा हुआ है और रिंग अलग रखा हुआ है, या दोनों एक ही हैं? बताओ मुझे जरा, पहले ये बताओ मुझे, क्या दोनों चीजें अलग अलग रखी हुई हैं, दोनों चीजें एक ही हैं? ये बताओ मुझे। दोनों एक ही हैं, यही तो सुनना चाह रहा था। मैं किसी को बोल रहा हूँ ये मेरी गोल्ड रिंग है, यानी कि अभी दो शब्द अलग अलग नहीं है, इन दोनों को मिलाकर ही एक कंप्लीट नाउन बना, हाँ कि ना? एक ही है ना दोनों? तो आपको पता है कि जो अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि ये मेरी गोल्ड रिंग है, तो इतना कॉमन सेंस आपके अंदर भी है कि मैं उसको मेनली अपनी रिंग दिखा रहा हूँ, यानी कि रिंग जो है ये मेरा नाउन है, नो डाउट। रिंग जो है ये क्या है? नाउन है। क्योंकि अगर मैं गोल्ड रिंग बोल रहा हूँ तो मेन चीज तो रिंग है ना। गोल्ड जो है वो क्या कर रहा है पता है? गोल्ड आपको ये बता रहा है कि वो रिंग किस चीज का बना है। गोल्ड आपको ये बता रहा है यहाँ पर कि वो जो रिंग है वो किस चीज का बना है, किस चीज का बना है? गोल्ड का बना है। समझ में आ रहा है तो रिंग मेनली, अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ ये मेरी गोल्ड रिंग है, तो मैं उसको अपनी रिंग दिखा रहा हूँ, गोल्ड नहीं दिखा रहा, मैं क्या दिखा रहा हूँ? रिंग दिखा रहा हूँ। और अगर मैं बोल रहा हूँ गोल्ड रिंग है, इसका मतलब मैं उसको ये दिखा रहा हूँ कि जो रिंग है किस चीज का बना है? गोल्ड का बना है। यानी कि ये यहाँ पर जो गोल्ड शब्द है, ये इस रिंग के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। यहाँ पर जो गोल्ड है ये इस रिंग के बारे में, यानी कि इस नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि भैया रिंग तो है, लेकिन किस चीज का रिंग है? गोल्ड का रिंग है। तो जो शब्द किसी नाउन के बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो गोल्ड है मेरे भाई वो एडजेक्टिव है।
अगर गोल्ड को अलग से लिखोगे तो नाउन बन जाएगा, अगर एक नाउन के साथ लिख दोगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि अब वो अलग से सेपरेट कोई चीज नहीं है, बल्कि वो ये बता रहा है कि रिंग जो है किस चीज का बना है, गोल्ड का बना है, यानी कि एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो कोई भी शब्द जब किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। ऑल क्लियर? आपका बेस जितना मजबूत होगा ना दोस्त, उतना चीजों को पढ़ने में आपको मजा आएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है गोल्ड रिंग में? क्या गोल्ड रिंग में किसी को कोई डाउट है? समझ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा एक और लिखते हैं, बताना, ये बताना नाउन है कि नहीं है, ठीक है? सोच समझ के बताना। सॉरी, ये बताओ, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ये नाउन है कि नहीं है? ऑनेस्ट नाउन है कि नहीं है? जल्दी जल्दी बताना है, फास्ट। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर है कि सर नाउन है। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर है नाउन है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नाउन नहीं है। तो जिनका आंसर ये है ना कि नाउन नहीं है वो ठीक है। ये नाउन नहीं है भाई, ये भी आपका एडजेक्टिव है। कैसे? अब आप कहोगे सर ऑनेस्ट तो नाम है क्वालिटी का। ऑनेस्ट क्वालिटी का नाम नहीं है, ऑनेस्ट खुद एक क्वालिटी है। देखो अगर मैं बोलूं, एक बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूं आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, यानी कि मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। समझ में आ रहा है? ईमानदार होना अपने आप में क्वालिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वालिटी का नाम क्या है, तो क्वालिटी का नाम होता है ईमानदारी। फर्क है, मैं ईमानदार हूं और मेरे अंदर ईमानदारी है। अगर मैं ईमानदार हूं, ये जो शब्द है ना ऑनेस्ट, ये क्या कर सकता है, ये किसी भी नाउन के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। जैसे राम इज ऑनेस्ट, दिनेश इज ऑनेस्ट, या किसी भी प्रोनाउन के बारे में, आई एम ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो ये क्या करेगा, ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। ये खुद किसी का नाम नहीं है, ये खुद किसी क्वालिटी का नाम नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किसी क्वालिटी का नाम नहीं है, खुद एक क्वालिटी है। क्वालिटी का नाम नहीं, देखो क्वालिटी होना और क्वालिटी का नाम होना दो अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ऑनेस्ट, कोई अगर ऑनेस्ट है तो मतलब मैं कह सकता हूँ ऑनेस्ट उसकी क्वालिटी है, लेकिन क्वालिटी का नाम अगर मैं पूछूं क्या है, तो क्वालिटी का नाम क्या होगा? ऑनेस्टी। क्या होगा? ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन हो जाएगा। यही फर्क तो मुझे आपको समझाना है। ऑनेस्टी जो है ये यहाँ पर नाउन है, क्योंकि आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आई एम ऑनेस्टी या दिनेश इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो है किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना कि राम इज ऑनेस्टी। आप क्या बोलते हो? राम इज ऑनेस्ट। क्या बोलते हो? राम इज ऑनेस्ट। तो ये जो है ये किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, तो मतलब एडजेक्टिव है। लेकिन ऑनेस्टी किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकता। ऑनेस्टी खुद एक नाउन है। बोलते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है बेस्ट नीति है, बेस्ट पॉलिसी। समझ में आया? तो ऑनेस्ट और ऑनेस्टी में ये फर्क है। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी क्या एक नाउन है। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया ऑनेस्ट और ऑनेस्टी? जल्दी बताइए। ठीक है, आया। एक और एग्जांपल देता हूं, वो बताना नाउन है या नहीं है, ठीक है? ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। एक और एग्जांपल दिया मैंने, यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। बताओ, हंग्री नाउन है या नहीं है? हंग्री। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 95% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है इस बार। 5% अभी भी हैं जो गड़बड़ाए हैं। 95% का आंसर ठीक है। ठीक है। एक बात बताओ, हंगरी क्या है? हंगरी का मतलब होता है भूखा। हंगरी का मतलब क्या है? भूखा। ठीक है।
नाउन तो नहीं है, एक टर्म तो नहीं है किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई आप ये कह सकते हो कि भूखा जो है ना, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, तो हंग्री क्या कर रहा है यहाँ पर, जो आई बोला मैंने, आई को क्वालिफाई कर रहा है कि मैं क्या हूं, भूखा, आई एम हंग्री। तो हंग्री क्या कर रहा है, किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, आई एक प्रोनाउन है ना। तो यहाँ पर ये नाउन नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, हाँ कि ना। शी इज हंग्री, राम इज हंग्री, श्याम इज हंग्री, दिनेश इज हंग्री। तो किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है, किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। ये किसी इमोशन का नाम नहीं है। अगर मैं बोलूं नाम की बात करूं, कि अगर मान लो एक इमोशन है या कंडीशन है, मान लो उस कंडीशन का नाम अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो भूखा होना एक कंडीशन है, अगर मैं भूखा हूं तो मेरी कंडीशन है ये, हाँ कि ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी इस कंडीशन का नाम क्या है, तो इस कंडीशन का नाम क्या है, भूख। इस कंडीशन का नाम क्या है, भूख, यानी कि हंगर। हंगर का मतलब हो जाएगा भूख। ये आपका एक नाउन है, ठीक है। हंगर आपका क्या है, नाउन है। आया समझ में? समझ में आ रहा है? हाँ बहुत बढ़िया भाई, हंगर नाउन होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ ठीक है। एक और देता हूँ लास्ट, उसके बाद फिर मैं आगे मैं बढ़ूंगा इस पे। ठीक है, एक और देता हूँ मैं लास्ट आपको, यहाँ पर देता हूँ, सोच समझ के बताना अच्छे से। बताओ, हैप्पी नाउन है कि नहीं है? हैप्पी नाउन है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो 100% बच्चों का आंसर ठीक है। अब 100% बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत बढ़िया। हैप्पी जो है ना, किसी को क्वालिफाई करता है ना, किसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे, जैसे आई एम हैप्पी, शी इज हैप्पी, राम इज हैप्पी, दिनेश इज हैप्पी। तो हैप्पी आपका क्या हो गया, हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब खुश, ये एक अवस्था है, एक कंडीशन है। हैप्पी होना एक कंडीशन है, यानी कि एडजेक्टिव है। मैं आपसे पूछूं इस कंडीशन का नाम क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसको, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, हैप्पीनेस। आइडेंटिफाई कैसे करोगे इसको, एक नाम से करना हो तो, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, ये आपका एक नाउन है। चलो आप ये समझ गए कम से कम कि नाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। ये चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, वरना अभी आप देखो ना, अगर मैं सिर्फ ये पढ़ा के निकल जाता तो ये चीजें कभी आप समझ ही नहीं पाते कि कैसे नाउन और एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन किसी भी व्यक्ति का, प्लेस का, थिंग का, यानी कि चीज का, क्वालिटी का। क्वालिटी होती है ना, ये क्वालिटी तो है, ठीक है। ये क्वालिटी तो, और भी बहुत सारी क्वालिटी होती है, ईमानदारी, बेईमानी, चालाकी, ठीक है, क्वालिटी होती है। या फिर कह सकते हो कंडीशन का, जैसे कंडीशन इंसान की कंडीशन, जैसे गरीबी कंडीशन है ना, भुखमरी कंडीशन है, समझ में आ रहा है, अमीरी कंडीशन है, बीमारी कंडीशन है, इमोशन खुश, या कह सकते हो खुशी, या फिर कह सकते हो दुख, या फिर कह सकते हो और भी कई तरह के जो इमोशंस होते हैं इंसान के अंदर, एक्साइटमेंट, ठीक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, इनके नाम हो गए। या फिर किसी भी एक्शन, किसी भी एक्शन, एक्शन का मतलब होता है वर्ब। अब आप कहोगे सर वर्ब का कैसे नाम हो सकता है, जैसे मैंने बोला पीटना, तो सर पीटना तो एक काम है, इसका सर नाम कैसे हो सकता है, इसको हम नाउन कैसे बना सकते हैं, पीटना माने बीट, पीटना माने बीट, हाँ कि ना। इसको सर हम नाउन कैसे बना सकते हैं, किसी भी वर्ब को अगर नाउन बनाना हो उसमें आईएनजी लगा दो, किसी भी वर्ब को अगर नाउन बनाना हो उसमें आईएनजी लगा दो। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बोला बीट, बीट का मतलब पीटना, अगर मैं बोलूं पीटना का नाउन बनाओ, तो पीटना का नाउन क्या बनेगा, पिटाई। एक नाम बनाना आपको, तो पीटना एक काम है, उस काम को अगर मैं एक नाम दूं, उस काम को अगर मैं एक नाम दूं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, पिटाई। क्या हुई उसकी, पिटाई, उसकी क्या हुई, पिटाई। तो पीटना काम है, पिटाई नाउन है। समझ में आ रहा है, हाँ कि ना। तो किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा दो, जैसे बीट का मतलब होता है पीटना, तो इसमें आईएनजी लगा दो, बीटिंग, तो बीटिंग क्या बन गया, नाउन बन गया। आगे समझाऊंगा ये चीजें, वर्ब में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाउन किससे निकला, नॉमेन से। नॉमेन का मतलब क्या होता है, नेम, ठीक है। जैसे राम, दिल्ली, टेबल, ऑनेस्टी, एंगर, लव, पॉवर्टी, टीम, फादर, कंट्री, गोल्ड,
कॉपर, आयरन, ये सब क्या है अपने आप में नाउन है, अपने आप में क्या है नाउन है। ठीक है, समझ में आया। प्रोनाउन की बात करते हैं भाई। नाउन आपको क्लियर हो गया। नाउन का मतलब बेसिकली क्या, आइडेंटिफाइंग वर्ड, जिसको नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। नाउन को अगर एक और टर्म में समझोगे तो नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी कह देते हैं कई बार, नेमिंग वर्ड, क्योंकि नाउन का मतलब ही ऐसे वर्ड जो किसी के नाम को दर्शाएं। नाउन का मतलब क्या है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब प्रोनाउन की बात करते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, बहुत सिंपल और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं। ठीक है, एक बात बताओ, मार्केट के अंदर एक फोन लॉन्च हुआ, आईफोन। ठीक है, मार्केट के अंदर एक फोन लॉन्च हुआ आईफोन। अगले साल कंपनी फोन लॉन्च करती है आईफोन प्रो, आईफोन प्रो। मार्केट के अंदर एक फोन लॉन्च हुआ आईफोन, और अगले साल कंपनी जो है लॉन्च करती है आईफोन प्रो, आईफोन प्रो। एक बात बताओ मेरे लाल, आईफोन में और आईफोन प्रो में क्या फर्क है? जो बेसिक फीचर्स हैं वो दोनों में सेम है, जो बेसिक फीचर्स हैं वो दोनों में सेम है, हाँ कि ना? आईफोन में और आईफोन प्रो में क्या डिफरेंस है कि जो बेसिक फीचर्स हैं वो दोनों में सेम है। बस थोड़ा सा फर्क क्या है कि ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये थोड़ा सा क्या है, एडवांस्ड है पहले से, यानी कि इसमें कुछ चीजें ज्यादा होंगी। अब बेसिक चीजें तो सेम ही है ना, ये भी कॉलिंग के लिए, ये भी कॉलिंग के लिए, वो भी टाइम दिखाएगा, ये भी टाइम दिखाएगा, उसमें भी कैमरा है, इसमें भी कैमरा है, बस थोड़ा सा एडवांस्ड हो सकता है कैमरा थोड़ा सा अच्छा हो सकता है स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन है तो वही चीज ना। ऐसा तो नहीं कि आईफोन प्रो बनने के बाद वो सैमसंग बन गया, या आईफोन प्रो बनने के बाद वो नोकिया बन गया, ऐसा तो नहीं है तो वही। ठीक है, बस इसके अंदर क्या शब्द जोड़ दिया, प्रो। तो प्रो क्या दिखाता है, प्रो दिखाता है उसी के एडवांस्ड वर्जन को, उसी के एडवांस्ड वर्जन को। ऐसे में बोलूँ नाउन, क्या बोलूँ मैं, नाउन। और ऐसे में बोलूँ प्रो नाउन, देखो समझाना कितना आसान हो गया आपके लिए, मेरे लिए मतलब। इसी को जोड़कर हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। मैंने बोला कि भाई ये नाउन है और ये क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हाँ। तो प्रोनाउन का मतलब क्या है, ज्यादा कमाने का तरीका है, सही बात है वही चीज है। तो प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बस ये क्या है, नाउन का प्रो वर्जन है, ये नाउन का प्रो वर्जन है। यानी कि इतना तो आप समझ गए कि प्रो नाउन जो है ये नाउन का ही एक प्रकार है, नाउन से ही संबंधित है, नाउन से ही क्या है, संबंधित है, नाउन से अलग नहीं है, नाउन से अलग नहीं है। तो इससे आपके लिए याद करना आसान हो गया कि प्रो नाउन का मतलब क्या है, नाउन का ही प्रो वर्जन, नाउन का ही प्रो वर्जन। प्रो वर्जन का यहाँ पर क्या मतलब है कि एक ऐसा शब्द जो आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हो, एक ऐसा शब्द जो आप नाउन की जगह इस्तेमाल करते हो। अब सवाल तो ये आता है कि सर हमें नाउन की जगह क्यों यूज करना है कोई और शब्द? अगर हम सर दिनेश बोल रहे हैं तो हम दिनेश दिनेश बोलते रहे। मान लो दुनिया में प्रोनाउन होता ही नहीं, मुझे बोलना होता कि दिनेश नाम का मेरा एक दोस्त है और वो मेरे घर पे आ रहा है और आज वो खाना बनाएगा, तो मैं कैसे बोलता, दिनेश इज माई फ्रेंड, दिनेश इज कमिंग टुडे एंड दिनेश विल कुक फूड फॉर मी। कितना देखो बेढंगा सा लग रहा है पढ़ने में, दिनेश इज माई फ्रेंड, दिनेश इज कमिंग टुडे एंड दिनेश विल कुक फूड फॉर मी। जब मुझे पहली बार में पता चल गया कि बंदे का नाम दिनेश है, तो क्या बार बार नाम को रिपीट करना उचित है? नहीं है, ग्रामेटिकली भी उचित नहीं है और थोड़ा सा बोलने में भी अटपटा सा लगता है। तो इसी को ठीक करने के लिए कितना प्यारा शब्द है, अगर मैं ये बोलूं कि दिनेश इज माई फ्रेंड, ही इज कमिंग टुडे एंड ही विल कुक फूड फॉर मी, कितना अच्छा लगा। देखो मैंने पहली बार में दिनेश बोला और दूसरी तीसरी बार में दिनेश की जगह पर मैंने क्या बोल दिया, ही क्या बोल दिया मैंने, ही और ही। तो जो दोनों मैंने ही लगाया, ये किसकी जगह लगाया, दिनेश की जगह लगाया। तो भैया ही जो है वो क्या है, नाउन की जगह आया, यानी कि क्या है, नाउन का ही एक वर्जन है, तो मतलब ही क्या है, प्रो नाउन है, ही क्या है, प्रो नाउन है। ठीक है, ऑल क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो नाउन को रिपीट करने से बचना होता है हमें, हमें नाउन को रिपीट नहीं करना होता है, क्योंकि सेंटेंस बेढंगा भी लगता है और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी हो जाता है। तो उसी रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहली बार तो नाउन लगा देंगे, लेकिन आगे जितनी भी बार आपको लगाना हो तो आप नाउन ना लगाकर क्या लगाओ, प्रोनाउन। क्या लगाओ, देखो बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, दिनेश मेरा दोस्त है आज वो आ रहा है, दिनेश मेरा दोस्त है आज वो आ रहा है और वो मेरे लिए खाना बनाएगा। और अब इसको ऐसे बोलो, दिनेश मेरा दोस्त है, दिनेश आज आ रहा है और दिनेश मेरे लिए आज खाना बनाएगा। ऐसा लग रहा है कि तीनों दिनेश अलग अलग है, क्योंकि तीनों का आपस में संबंध भी तो बताना है आपको। अगर आप तीनों को नाम से दर्शाते हो तो मतलब तीनों कहीं ना कहीं अलग हो गए, तीनों कहीं ना कहीं अलग हो गए। ठीक है, तो इसलिए नाउन को रिपीट करने से बचना होता है। तो उसी की जगह पर जो हम शब्द लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रो नाउन, यानी कि नाउन का ही प्रो वर्जन। ठीक है, तो वही लिखा है देखो यहाँ पर, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज करते हैं
और नाउन फ्रेज, फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन, जिसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर आए, या फिर एक ऐसा वर्ड जो नाउन फ्रेज की जगह पर आए, ठीक है। नाउन फ्रेज का क्या मतलब होता है? एक ऐसा फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब होता है एक ऐसा फ्रेज जिसमें, जो मतलब जिसमें तीन चार शब्द हो और वो तीनों चारों मिलकर एक नाउन का काम करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, नाउन फ्रेज का क्या मतलब है, देखो समझा देता हूं, ठीक है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज का मतलब मैंने क्या बताया कि दो या तीन या चार शब्दों का समूह होगा और वो दोनों तीनों चारों मिलकर एक कंप्लीट नाउन का काम कर रहे होंगे, मतलब वो सब मिलकर एक ही नाउन बनेगा, सब मिलकर एक ही नाउन बनेगा। जैसे कि मैं बोलूं, द न्यू गर्ल, द न्यू गर्ल टॉक्ड टू मी, ये लिखा मैंने, द न्यू गर्ल टॉक टू मी, यानी कि नई लड़की ने मुझसे बात की। तो ये जो लिखा है मैंने द न्यू गर्ल, क्या लिखा है मैंने? द न्यू गर्ल, ये पूरा मेरा सब्जेक्ट है द न्यू गर्ल। तीन शब्दों को मिलाकर एक कंप्लीट सब्जेक्ट बना है। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो यानी कि यहाँ पर क्या, ये नाउन है क्योंकि गर्ल आ रहा है इसके अंदर, गर्ल अपने आप में नाउन है, हाँ कि ना। यानी कि तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन बन रहा है, तीनों को मिलाकर एक कंप्लीट नाउन बन रहा है। तो इसको मैं एक नाउन ना बोलकर क्या बोलूंगा? नाउन फ्रेज। क्या बोलूंगा? ये एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। आगे जब आप नाउन पढ़ोगे ना, तो नाउन में और अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि एक ऐसा शब्द जो हम नाउन या नाउन फ्रेज की जगह लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है ही, शी, इट, दे, वी, यू, हर्स, आवर्स, देयर्स, हु, हुम, व्हाट, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है। सारे क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हुए, देखो ध्यान से, यहाँ पर एग्जांपल लिखा, अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कौन कौन से नाउन है, तो अमन एक नाउन है, कार एक नाउन है, किसी चीज का नाम है, और कल्पना भी एक नाउन है, किसी का नाम है, ठीक है। ये सब नाउन है, ये सब क्या है? नाउन है। देखो, मान के चलो कि अमन भी आपके लिए अननोन है, कल्पना भी आपके लिए अननोन है, ठीक है। और आपको पता है कि एक गाड़ी खड़ी है, और आपको इतना पता है कि अमन नाम का कोई लड़का है, उसने ये गाड़ी किसी कल्पना नाम की लड़की के लिए खरीदी है, तो आप क्या बोलोगे? कि अमन ने ये गाड़ी कल्पना के लिए खरीदी है। अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना, अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना, ठीक है। अब मान के चलो कि अमन मेरा दोस्त है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, और जिसको मैं ये बता रहा हूँ कि अमन ने गाड़ी खरीदी है, वो भी अमन को जानता है। भाई मान लो पहली बार में मैंने बोला कि अमन ने गाड़ी खरीदी कल्पना के लिए, तो ना तो वो जानता कि अमन कौन है, ना मैं जानता अमन कौन है, इसलिए मुझे नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ा। मान लो जिसको मैं बता रहा हूँ वो भी अमन को जानता है, और मैं बता रहा हूँ तो मैं भी अमन को जानता हूँ, ठीक है। और अमन हमारे सामने बैठा है यहाँ पर, तो अब क्या मैं उसका नाम लूंगा? मान लो मेरा दोस्त सामने खड़ा है जिसको मैं बता रहा हूँ, और अमन यहाँ पर बैठा, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे यार इसने खरीदी है कल्पना के लिए, अरे यार इसने ये गाड़ी खरीदी है कल्पना के लिए, इसने ये गाड़ी खरीदी है कल्पना के लिए। कल्पना तो नहीं है ना मेरे पास या मेरे सामने, कल्पना को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम यूज कर रहा हूं मैं अभी भी, लेकिन मैंने अमन की जगह पर क्या बोला? इसने ये गाड़ी खरीदी है। मैं अमन भी बोल सकता हूँ नो डाउट, लेकिन मैं अमन ना बोलकर, क्योंकि मेरे पास है सामने और हम दोनों जानते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई इसने खरीदी है। क्या बोलूंगा? भाई इसने खरीदी है। तो अमन की जगह पर क्या आ जाएगा? ही हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना। कल्पना तो अभी भी कल्पना ही है, लेकिन अमन की जगह पर क्या आ गया? ही आ गया है। अमन की जगह पर क्या आ गया है? ही आ गया है। तो ही क्या बन जाएगा? प्रोनाउन, क्योंकि अमन जो है अमन एक नाउन है, और ही जो है नाउन की जगह पर आया है, तो ही क्या बन गया आपका? प्रोनाउन। ही क्या बन गया आपका? प्रोनाउन, ठीक है। अब मान के चलो कि जो मेरा दोस्त है जिसको मैं बता रहा हूँ, हम दोनों के दोनों अमन को भी जानते हैं और कल्पना को भी जानते हैं, अमन को भी जानते हैं, कल्पना को भी जानते हैं, और वो दोनों हमारे सामने ही हैं। अमन ये बैठा, कल्पना वो बैठी, दोनों अलग अलग क्यों बैठे हैं वो एक कंसर्न की बात है, लेकिन चलो बैठे हैं। अमन ये रहा, कल्पना वो रही। अब मैं क्या बोलूंगा? भाई ये गाड़ी जो है ना, ये इसने खरीदी है उसके लिए, ये गाड़ी जो है ना इसने खरीदी है उसके लिए। तो अब मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों को जानते हैं, दोनों हमारे साथ बैठे हैं, पास बैठे हैं, तो नाम लेने की जरूरत ही ना है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? ही हैज बॉट दिस कार फॉर हर, यानी कि अब देखो कल्पना की जगह पर क्या आ गया? हर। कल्पना की जगह पर क्या आ गया? हर। तो ही तो प्रोनाउन है ही, नो डाउट। यहाँ पर जो हर है ये भी क्या बन गया? ये प्रोनाउन बन गया, क्योंकि कल्पना की जगह आ रहा है, कल्पना की जगह आ रहा है। तो दुनिया में जितने भी नाउन है, उन नाउन्स की जगह पर अगर कोई आप शब्द लगा देते हो, ठीक है, उसी का सिमिलर शब्द होना चाहिए। सिमिलर का मतलब मैच करना चाहिए, ठीक है। मैच कैसे होता है? जेंडर वाइज भी मैच करना चाहिए, नंबर वाइज भी मैच करना चाहिए। अब कल्पना अगर फीमेल है, तो फीमेल के लिए मुझे पता है शी, हर और हर ये सब लगाते हैं, ही तो नहीं लगाते। ऐसी अमन मेल है तो मेल के लिए ही लगाते हैं, हिज लगाते हैं, हिम लगाते हैं। तो देखो मैंने अमन के लिए ही लगाया है और कल्पना के लिए हर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ मैच कर रहा है, जेंडर वाइज तो मैच कर रहा है।
अच्छा, फंक्शन वाइज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फंक्शन वाइज कैसे? अमन इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, हाँ कि ना? वही बता रहा हूं, देखो आपने जो बोला ना रश्मि, मैं वही चीज अब बताने जा रहा हूं, इसीलिए पहले पूरा सुनो। देखो रश्मि पूछ रही है कि सर हम हर की जगह शी भी तो लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाते, मैं बता रहा हूँ। देखो प्रोनाउन, आप क्या प्रोनाउन का मतलब क्या है? जो नाउन की जगह लगाते हो। तो यानी कि प्रोनाउन और नाउन आपस में मैच होने चाहिए, मैच करने चाहिए। यानी कि जो नाउन का जेंडर है वही प्रोनाउन का जेंडर हो, जो नाउन का नंबर है वही प्रोनाउन का नंबर हो। अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल, नाउन का जेंडर अगर मेल है तो प्रोनाउन का जेंडर भी मेल हो, नाउन का जेंडर अगर फीमेल है तो प्रोनाउन का जेंडर भी फीमेल हो, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ऐसे ही सेंटेंस में नाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसकी जगह पर एक ऐसा प्रोनाउन लगाओगे जो सब्जेक्ट है। सेंटेंस में नाउन अगर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसकी जगह पर एक ऐसा प्रोनाउन लगाओगे जो ऑब्जेक्ट है। जैसे सेंटेंस पढ़ो, अमन हैज बॉट दिस कार फॉर कल्पना। अमन ने ये गाड़ी खरीदी है कल्पना के लिए। इस सेंटेंस के अंदर अमन क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि अमन ने काम को किया, हाँ कि ना? और मुझे पता है अमन के लिए ही, हिज, हिम, इनमें से कोई आ सकता है, इन्हीं में से कोई आ सकता है। और मुझे अच्छे से पता है कि ही जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, ये आप आगे पढ़ोगे प्रोनाउन में। ही जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन क्योंकि अमन यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ही, यहाँ पर हिम तो नहीं आ सकता क्योंकि हिम तो ऑब्जेक्ट है। अगर नाउन सब्जेक्ट है तो उसकी जगह पर जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी तो सब्जेक्ट होगा ना भाई, हाँ कि ना? अब यहाँ पर जो कल्पना है वो यहाँ पर क्या है? देखो ऑब्जेक्ट है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कल्पना जो है इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नहीं है ना। ये गाड़ी अमन ने खरीदी कल्पना के लिए, तो कल्पना ऑब्जेक्ट का ही काम कर रही है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अब पहली चीज तो मुझे पता है कल्पना के लिए या तो शी आएगा या हर आएगा या हर आएगा, ही वाला कैटेगरी का तो कोई नहीं आएगा, ठीक है, शी में से आएगा जो आएगा। तो शी तो नहीं लगाना क्योंकि शी जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है, शी जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या करना है? मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने क्या लगा दिया? हर। मैंने क्या लगा दिया भाई? हर लगा दिया। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अब आया समझ में रश्मि? डाउट क्लियर हुआ? बताइए, क्या नाउन प्रोनाउन में किसी को कोई दिक्कत है? अभी मैंने क्या बोला? अभी सिर्फ मैं आपको जो बेसिक बातें हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो बता रहा हूँ। अब एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके जब मैं शुरू करूंगा ना नाउन को, तो नाउन को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक है, ये सब समझाऊंगा मैं आपको। बहुत बढ़िया। आप सबको समझ में आ रहा है ना भाई? आपको ऐसा लग रहा है ना कि हाँ क्लास को लेना हमारा जो है सक्सेसफुल हुआ, और जिस मकसद से हमने क्लास लिया था वो मकसद पूरा हुआ? मकसद, आजकल मकसद बहुत चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जिस पर्पस से आपने क्लास को लिया वो पर्पस आपका फुलफिल हो पाएगा या फुलफिल हो रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बताइए। यस सर। एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। आपको नाउन और प्रोनाउन ये दो चीजें जो हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है क्लियर हो चुकी है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर आपको हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्राइवेट ग्रुप में कैसे ऐड होना भाई, वो मैं ऑटोमेटिकली ऐड कर दूंगा। आप सबकी डिटेल मेरे पास है, डोंट वरी। जिन बच्चों ने भी बैच लिया है सबकी डिटेल, सबका कॉन्टैक्ट नंबर, सबकी ईमेल आईडी, सब कुछ मेरे पास है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मेरे पास सबका कॉन्टैक्ट वगैरह है। तो मैं अपने आप ही उसमें ऐड कर दूंगा ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप में, आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ऑल क्लियर? ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? नाउन प्रोनाउन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, 5-10 मिनट की क्लास और है, एक चीज और समझा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसको देखो ध्यान से। पहले आपसे पूछता हूँ मैं, देखते हैं कि आप बता पाते हो नहीं बता पाते हो। आप बताओ पहले मुझे, ये जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है, हु टोल्ड यू टू गो देयर, हु टोल्ड यू टू गो देयर, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हाँ कि ना? आपको बस इतना बताना है। देखो इसके अंदर जो यू है ये तो प्रोनाउन है, ये तो मैं ही आपको बता देता हूँ क्योंकि आप अच्छे जानते हो यू एक प्रोनाउन है। यू क्या है? एक प्रोनाउन है, ठीक है। यू एक प्रोनाउन है, किसी को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, नाम तो नहीं है किसी का, बस इंडिकेट करने के लिए नाम की जगह पर। जैसे मेरे सामने सुरेश खड़ा है तो मैं तुम्हें बोलूंगा सुरेश पागल हो, क्या बोलूंगा? तुम पागल हो। तो नाम की जगह क्या बोल रहा हूँ? तुम। तो यानी कि तुम क्या है?
यानी कि तुम क्या है, तुम एक प्रोनाउन है। अब आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई और आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहा है? ढंग से देख लो एक बार, क्या इसके अंदर कोई और आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहा है? आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हु टोल्ड यू टू गो देयर, क्या इसके अंदर कोई और प्रोनाउन आपको दिखाई दे रहा है? जल्दी बताइए। देयर इज प्रोनाउन, हु भी प्रोनाउन है, हु। नो सर, देयर। देयर कैसे प्रोनाउन हो जाएगा? क्या देयर हम किसी नाउन की जगह पर यूज करेंगे? देयर तो एक प्लेस, देयर तो अपने आप में एक प्लेस है ना। देयर तो अपने आप में एक प्लेस है भाई। देयर हम किसी नाउन की जगह यूज नहीं करते, देयर तो अपने आप में एक प्लेस है। देयर यहाँ पर एडवर्ब है, देयर यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है। कई बच्चों ने लिखा है हु, कि सर हु एक प्रोनाउन है। कई बच्चों ने यहाँ पर लिखा कि सर हु एक प्रोनाउन है। कई बच्चों ने लिखा कि सर यहाँ पर हु जो है प्रोनाउन है। हालांकि आंसर ठीक है, आंसर ठीक है कि हु सच में एक प्रोनाउन है। लेकिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुक्का मारा आप लोगों ने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने तुक्का मारा है? चलो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे पूछा मान लो। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप सब अपना अपना आंसर कमेंट में लिखना। हिंदी में पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर लिखना एक शब्द में, ठीक है? तुम्हें, आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो आपका मन करे। तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा? आप भूल जाओ सब कुछ, आप ये सोचो कि मैं आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा। आप अपना आंसर लिखो कमेंट में। तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा? अपना आंसर लिखो आप। रोशन सर ने मुझे पे भांडा फोड़ दिया। चलो बाकी लिखो। नहीं ऐसे मत बोलो कि आप सर, आप बताओ किसी व्यक्ति के बारे में। आप ये भूल जाओ कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, या मैंने आपको बोला, मैंने आपको नहीं बोला। आप, मैंने अगर बोला भी है तो मेरा नाम लेके आपको बताना है। सारे मेरे पे भांडा फोड़ोगे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मुझे भूल जाओ कि मैंने बोला, क्योंकि अगर मैंने बोला होता तो मैं पूछता क्यों तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा है? अगर मैंने ही बोला होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता कि तुम्हें वहां जाने के लिए किसने कहा भाई? थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप ये बोल सकते हो कि पापा ने कहा, या मम्मी ने कहा था, या मेरे भाई ने कहा था, या सुरेश ने कहा था, रमेश ने कहा था। कुछ भी बोल सकते हो, बोल सकते हो, हाँ कि ना? क्लियर है? अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, अगर मैंने आपसे बोला कि हु टोल्ड यू टू गो देयर, हु टोल्ड यू, यानी कि जो हु है, ये मेरा मेन क्वेश्चन है। हु टोल्ड यू यानी कि जवाब जो मैं चाह रहा हूं ना, वो चाह रहा हूं कि हु की जगह पर आप कोई अच्छा सा आंसर दो मुझे। अगर मैंने बोला हु टोल्ड यू टू गो देयर, तो आपने आंसर दिया, आपने आंसर दिया कि मिस्टर श्रीकांत टोल्ड मी टू गो देयर। मिस्टर श्रीकांत टोल्ड मी टू गो देयर। एक बात बताओ, आप चाहे यहां पर ये बोलते माई फादर टोल्ड मी टू गो देयर, माई मदर टोल्ड मी टू गो देयर, माई ब्रदर टोल्ड मी टू गो देयर, या रोशन सर टोल्ड मी टू गो देयर, समझ में आया? आप कुछ भी यहां पर लिखते तो आप एक नाउन ही तो लिखते। आप यहां पर जो भी लिखते एक नाउन ही तो लिखते, कि नहीं लिखते? बताओ। वो अलग बात है कि मान लो आपको बोलने वाला व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा होता तो आप इशारा करके बता देते कि ही टोल्ड मी टू गो देयर। आप इशारा करके बता देते कि ही टोल्ड मी टू गो देयर, ठीक है? लेकिन जो आपने ही बोला, है तो वो भी एक पर्सन ही, है तो वो भी एक पर्सन ही, और आप ही बोल पा रहे हो यानी कि प्रोनाउन लगा पा रहे हो, क्योंकि वो एक नाउन है। यानी कि जिसने भी आपको बोला वो होगा तो एक नाउन ही। इसका जवाब मुझे दो हाँ कि ना। जिसने भी आपको बोला, जो भी आप आंसर यहां पर लिखोगे, होगा तो एक नाउन ही वो, क्योंकि कोई इंसान ही होगा वो, और इंसान का मतलब एक नाउन होगा वो, हाँ कि ना? बोलो। हु टोल्ड यू टू गो देयर? रमेश टोल्ड मी टू गो देयर, माय मदर टोल्ड मी टू गो देयर, माय फादर टोल्ड मी टू गो देयर। यानी कि मेरे हु का जवाब जो है ना, मेरे हु का जवाब जो है, आप ऑलवेज एक नाउन से दोगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो। अब फिर वही बात, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मैं तो प्रोनाउन से भी दे सकता हूँ कि ही टोल्ड मी टू गो देयर, लेकिन वही वाली बात घुमा फिरा कर आती है कि ही आप तब बोल पाओगे जब वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, या उसको मैं भी जानता हूं और आप इशारा करके बता रहे हो कि ही टोल्ड मी टू गो देयर। लेकिन जब आप ही बोल रहे हो तो आप किसी व्यक्ति के लिए तो बोल रहे हो ना, वो व्यक्ति भी तो नाउन ही हुआ ना। वो व्यक्ति अपने आप में एक नाउन है कि नहीं है, हाँ कि ना?
यानी कि मेरे हु का आंसर आपने घुमा फिरा कर हर फॉर्म में देखोगे तो आपने नाउन से ही दिया। जैसे यहीं पर देख लो ना, हु टोल्ड यू टू गो देयर, तो यहाँ पर हु का आंसर किससे आया, एक नाउन से आया। यानी कि मैं यही तो कह सकता हूँ कि ये जो आपने हु लगाया है, मिस्टर श्रीकांत की जगह पर लगाया है, यानी कि दोनों एक ही हैं। ये भी तो कह सकता हूं मैं कि जो हु है, जो मेरे लिए हु है, पूछने वाले के लिए जो हु है, बताने वाले के लिए वही कौन है, मिस्टर श्रीकांत। मेरे लिए क्या है, वो हु है, और बताने के लिए, बताने वाले के लिए क्या है, वो मिस्टर श्रीकांत है, हाँ कि ना। यानी कि दोनों सेम पर्सन है। अब आपको पता है कि ये एक नाउन है और ये जो हु है इसी नाउन की जगह पर यूज किया गया है, क्योंकि इसी की जगह पर तो हु आया ना, कि हु और मिस्टर श्रीकांत। यानी कि यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि हु जो है ना इज इक्वल टू क्या है, मिस्टर श्रीकांत, मिस्टर श्रीकांत। और आप अच्छे से जानते हो कि मिस्टर श्रीकांत क्या है, एक नाउन है, और नाउन के जो इक्वल हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो अब आपको समझ में आया कि हु जो है प्रोनाउन क्यों है, हु जो है प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि हु का आंसर जो आता है हमेशा नाउन से आता है, हमेशा किससे आता है, नाउन से आता है। ठीक है, तो नाउन से अगर आंसर आ रहा है यानी कि हु जो है वो नाउन की जगह पर आ रहा है। ये जो हु है ये नाउन की जगह पे तो आया है ना, दोनों एक ही तो है ना ये, तो इसलिए हु क्या है, प्रोनाउन है। हु क्या है, प्रोनाउन है। समझे बात को, हाँ कि ना। आगे बढ़े। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास के लिए इतना काफी है ना। बेसिक की क्योंकि वैसे भी 2 क्लास देता हूं मैं, तो आज एक बेसिक की क्लास हो गई आपकी, कल एक और बेसिक की क्लास है आपकी, जिसमें मैं बचे हुए जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये और पढ़ना है, और पढ़ना तो मैं एक एडजेक्टिव आपको और समझा सकता हूँ, फिर कलम, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनको हम समझ लेंगे। बताइए। क्योंकि मुझे देखो मैं तो पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ये लग रहा है कि आप सबका क्योंकि बेसिक थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, तो ज्यादा पढ़ाने से कहीं ऐसा ना हो कि ओवर हो जाए, आप लोगों के दिमाग से निकल जाए। ठीक है, चलो तो शुरुआत में थोड़ा सा कम ही रखते हैं, शुरुआत थोड़ी सी स्लो करते हैं, थोड़ा सा पिच पे अपने आप को जमाते हैं, उसके बाद मारेंगे छक्का चौका। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए, कल क्लास लेंगे, कल क्लास करेंगे। वो क्या आपका मैंने बताया ना, अभी कुछ दिन तक फिलहाल मैं आपका बेस बनाऊंगा, ग्रामर ग्रामर का जो आपका बेस है वो बनाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद वो कैब पे हम लोग आएंगे भाई। सर डेली टाइम, डेली टाइमिंग यही है आपकी, सुबह 9 बजे, डेली की क्लास आपकी सुबह 9 बजे ही होगी। ठीक है, ओके भाई। चलो अच्छा, आप लोगों को एक काम करना है, सुन लो मेरी बात, सुन लो, सुन के जाना ध्यान से। आप लोगों को बस एक काम करना है, ठीक है। कई बच्चे, पहली बात तो देखो, कई बच्चे इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैं डालने वाला हूँ। यूट्यूब पे कई बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। देखो इस क्लास के बारे में ये मैं आपको बता दूं, इस क्लास के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो, तो ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, 8447413978। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8447413978। ठीक है, कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हो, ये जो हमारा बैच चल रहा है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं, आरंभ बैच है, आज से बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 13 अप्रैल से। ठीक है, और क्या क्या बैच में कराने वाला हूँ सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप अगर इस बैच को लेना चाह रहे हैं तो आपको सिंपली करना क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन है, इंग्लिश बाय रोशन सर एप्लीकेशन, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर इतनी झंझट नहीं करनी तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर लिंक है, लिंक पे जाके डायरेक्ट आप क्लास ले सकते हो वहां पे। ठीक है, क्लास की जो फी है वो कितनी है अभी फिलहाल, 1100, और कुछ ही समय में इसकी जो फी है मैंने पहले ही बताया था 1500 फीस की हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय के लिए मैं 1100 लिमिटेड फी रखता हूँ, उसके बाद मेरी क्लास का जो फी रहता है वो 1500 ही रहता है। कुछ बच्चे होते हैं जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हैं, तो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप वेबसाइट पे जो क्लास है वहीं से परचेज भी कर सकते हो, और वहीं से आप क्लास को ले भी सकते हो। ठीक है, अब जिन बच्चों ने इस क्लास को देखा है, ठीक है, यूट्यूब पे देखा है, चाहे आपने मेरे एप्लीकेशन पे देखा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना। एप्लीकेशन पे तो कमेंट करने का ऑप्शन होता नहीं है, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर जाना। ठीक है, आप लोगों को बोल रहा हूँ जो पेड वाले बच्चे हैं, जो मुझे एप्लीकेशन पे भी देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे जाके एक बार कॉमेंट जरूर करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, क्योंकि होता क्या है ना, आपके एक्सपीरियंस से बाकी बच्चों को हेल्प मिलता है जानने में कि बैच कैसा है। ठीक है भाई, तो जितने भी बच्चे मुझे अभी देख रहे हैं, जितनों को अभी मैंने पढ़ाया है, वो सारे यूट्यूब पे जाके, यूट्यूब क्या है, इंग्लिश बाय रोशन, वहां पे जाके, ठीक है, यूट्यूब है इंग्लिश बाय रोशन, वहां पे जाके एक बार आपको प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि बाकी बच्चों के लिए
थोड़ा सा फीडबैक उनको एक तरीके से मिल जाए। ठीक है, ऑल क्लियर। चलिए मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे भाई, धन्यवाद।